हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा के लिए आप सभी लोगों का ये डिमांड था कि सभी सब्जेक्ट वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर लेना चाहिए या इंपोर्टेंट टॉपिक लिखवा दीजिए सब्जेक्ट वाइज, जहां से हम पढ़कर मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दे पाए, पीटी हो या मेंस हो। क्योंकि आप समझिए कि लगभग पीटी का जो सिलेबस होता है और मेंस का सिलेबस होता है वो समान ही होता है। दोनों आपको बता दिया गया है लगातार 2 दिन तक। आज से आपको हर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज बताया जाएगा कि कहां से क्वेश्चन बनता है और कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, जो कि बिहार दरोगा के पीटी के साथ साथ मेंस के भी तैयारी में आपका लाभदायक होगा। और आपके साथ अजय सर भी हैं, ये भी बताएंगे आपको कि कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, इन्होंने कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दिया है और जहाँ से प्रश्न निकल कर आता है। तो सर आज हम बात करेंगे इतिहास पर, आप भी बताइए लड़कों को। बिल्कुल सर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इतिहास में 3 खंड होते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। देखिए दोस्तों, प्राचीन इतिहास में आपको सिंधु सभ्यता पे फोकस करना होगा। अब सिंधु सभ्यता में कहिए क्या पढ़ना हम लोग को। सिंधु सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण स्थान, उसका उत्खनन, उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात उसको याद करना होगा आपको। उसके बाद आपको वैदिक काल पढ़ना पड़ेगा। वैदिक काल में आपको वेद वगैरह के बारे में, ठीक है, वेद वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें होगा उस पर ध्यान देना होगा। अब आगे देखिए महाजनपद काल। महाजनपद काल में आपको, जैसे कि महाजनपद काल का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया है, किस ग्रंथ में किया गया है, और जो भी 16 जो महाजनपद थे उसके राजधानी वगैरह आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना होगा। जैन धर्म का वो संस्थापक कौन था, उसके प्रथम तीर्थकर कौन थे, जो महत्वपूर्ण जो तीर्थकर थे उसका चिन्ह वगैरह क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का मतलब संस्थापक कौन था, ठीक है, और उसका महत्वपूर्ण, उससे रिलेटेड जो भी बातें आपको उससे अच्छे तरीके से उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और उसका सम्मेलन मतलब संगीति, ठीक है, कि जैन संगीति के बारे में आपको जानना पड़ेगा, बौद्ध संगीति के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब आगे देखिए, आगे आपको मौर्य वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मौर्य वंश में आपको मौर्य मतलब उसके शासक के बारे में, कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, मौर्य वंश का प्रशासन कैसा था, या फिर मौर्य वंश का स्थापत्य क्या था। मतलब स्थापत्य कहने का मतलब अशोक वाला शिलालेख वगैरह, ठीक है, उसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखिए मौर्योत्तर काल। देखिए मौर्योत्तर काल कहने का मतलब ये है कि हिंदू, यूनानी, शक, पहलो, वो सब का ऑर्डर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और उसका राजधानी कहाँ था, और क्रम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यही क्रम अरेंज करने के लिए पूछता है एग्जाम में। आगे देखिए दोस्तों, गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के बारे में मतलब उसके शासक के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि उसका प्रशासन कैसा था, उसका गुप्त वंश में क्या क्या स्थापत्य था, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत साहित्य के बारे में, गुप्त वंश का साहित्य कैसा था, कला कैसा था, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। आगे देखिए दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक है। दक्षिण भारत के इतिहास में आपको चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, पांड्य वंश, ठीक है, के बारे में जानना होगा। और ये सब वंश में शासक कुछ महत्वपूर्ण शासक के बारे में जानना होगा आपको, उसका राजधानी के बारे में जानना होगा, उसके प्रशासन के बारे में जानना होगा, कुछ स्थापत्य के बारे में जानना होगा, और कौन कौन उपाधि उन लोगों ने धारण किया था उसके बारे में जानना होगा। देखिए आप लोग के दिमाग में आएगा कि ये जो बताया जा रहा है टॉपिक, ये कुछ लिमिटेड टॉपिक है। जैसे अभी सर ने बताया प्राचीन काल में आपको, सर आगे आ जाइए और आगे आ जाइए, प्राचीन काल में उधर देखिए प्राचीन काल में क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो आपके दिमाग में आएगा कि बस इतना टॉपिक पढ़ लेने से हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम टॉपिक वही कवर किया जाता है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बन पाता है। ऐसे तो आपके पास सभी का नोट्स होगा, बुक भी पढ़ा होगा हर बुक में, लेकिन क्या आप सभी बुक के जो होते हैं सभी टॉपिक को पढ़ पाते हैं? नहीं। कुछ चुनिंदा टॉपिक जहाँ से हमेशा सवाल आते हैं, जैसे कि हम बात करें कि इतिहास में पीटी में भी 15 से 16 क्वेश्चन आते ही बिल्कुल सर, और मेंस में भी 15 से 16 क्वेश्चन, तो दोनों के लिए वो महत्वपूर्ण अपना है। दोनों बिना इतिहास का मेंस होगा ही नहीं। हमको लग रहा है सबसे अगर ज्यादा मेहनत करना पड़ता है इतिहास नहीं करना पड़ता, क्योंकि लंबा इसका सिलेबस होता है और जल्दी कंटेंट याद भी नहीं होता है। अभी कुछ सवाल जैसे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं, जैसे कि लोथल के बारे में पूछा हुआ था इससे पहले जो दरोगा हुआ था, लोथल के बारे में कि बंदरगाह कहाँ पर है। जी सर। ठीक, सिंधु घाटी का बंदरगाह कौन था।
तो ऐसे आप पूछा हुआ था कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में 2 बौद्ध धर्म के क्वेश्चन पूछा हुआ था, 23वां तीर्थंकर के बारे में पूछा हुआ था और तीसरा के बारे में पूछा हुआ था। पीटी के साथ साथ मेंस में भी पूछा उसका चिन्ह वगैरह के बारे में पूछा उसके चिन्ह भी पूछा जाता है कि हर एक तीर्थंकर का कौन कौन चीज, ऐसे 24 को याद नहीं करना है, लेकिन मतलब आगे का महत्वपूर्ण 5 याद कर लीजिए, पीछे का महत्वपूर्ण 5 याद कर लीजिए, मतलब मैक्सिमम इतना काफी है। फिर हम बात करें मौर्य वंश के अंतर्गत, तो मौर्य वंश के अंतर्गत राजा को महाधिराज की उपाधि किसको मिला था, या आपको गुप्त वंश के अंतर्गत हम बात करें तो शक संवंत हुआ या विक्रम संवंत हुआ, ये सब के पूछ देता है, पूछा हुआ है ये सब पूछ देता है कि कौन शुरुआत किया था, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वैदिक युग में पूछ देगा, ऋग्वैदिक काल में आपको पूछ देगा कि ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद से संबंधित कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस आपको मंडल में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक सर। तो इसके लिए जो ये सर बताए हैं, जो इतना आपको काफी होगा, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आता है प्राचीन काल में मिनिमम आएगा, तो मिनिमम, और इसके लिए इतना टॉपिक आप मुझे लगता है सफिशिएंट, मतलब ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा तो बहुत कुछ आप पढ़ सकते चाहे तो, बाकी इतना टॉपिक आपको करके ही जाना है। और इस टॉपिक में भी देखिए सर, क्या किस पर ज्यादा ध्यान देना है वो भी ध्यान देख लीजिए। सबसे पहले जब भी आप पढ़ते हैं उसके शासक पढ़ लीजिए, जैसे कि कोई भी वंश है उसके संस्थापक कौन है उसके बारे में, फिर उसके महत्वपूर्ण शासक ने कौन उपाधि धारण किया था, उसका राजधानी कहाँ था, वो जो मेन जो है उसका राजधानी कहाँ था, उसके प्रशासन के बारे में पूछ सकता है। जैसे प्रशासन का कोई भी वर्ड उठाकर अमत्य के बारे में पूछता, अमत्य क्या थे, जैसे सुमंत क्या होता है, सुमंत क्या था, पूछा हुआ ये पूछा, ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, पूछा कि ये क्या थे, तो ऐसे ये आपको प्रशासन से समझ में आ जाएगा। स्थापत्य कला के बारे में पूछोगे, दशावतार मंदिर जो है वो कौन से राज्य में है, हाँ बिल्कुल, ये बारे में पूछ सकता है। उपाधि मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, या फिर जैसे राजराजेश्वर मंदिर पूछा जा सकता है आपसे, तो ये सब महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर होता है वो सब पूछा जा सकता है आपको। जो अशोक का ये शिलालेख है उसके बारे में पूछा जा सकता है, किसमें उल्लेख है, ये सब पे पूछा जाता है। उपाधि जैसे धीराज, महाधीराज, विक्रमादित्य, ये सब उपाधि के बारे में पूछता है। तो प्राचीन काल में मुख्य रूप से हम लोग जो समझाए, आप समझ गए होंगे सर ने जो समझाया। अब सर मध्यकालीन इतिहास के बारे में आप समझाइए। मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखिए मध्यकालीन इतिहास में आपको सल्तनत काल पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए सल्तनत काल के अंतर्गत आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के बारे में पढ़ना होगा। इसको कभी कभी एग्जाम में क्रम से सजाने के लिए भी पूछ लिया जाता है, इसका क्रम भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और गुलाम वंश में कुछ महत्वपूर्ण शासक है, ठीक है, उस महत्वपूर्ण शासक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और उसका महत्वपूर्ण कार्य के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, उसका प्रशासन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब क्या कैसा कैसा प्रशासन था गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, ठीक है, लोधी वंश का। और उसका कला और साहित्य के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और विभिन्न शासकों द्वारा क्या क्या स्थापत्य बनवाया गया था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पूछ देता है कि दिल्ली का कुतुब मीनार कौन बनाया था, तो ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है, स्थापत्य पे फोकस करना होगा आपको। आगे देखिए, आगे आपका सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन से भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कृष्णदेव राय के बारे में पूछ देता है, उनका कृष्णदेव राय के बारे में पूछ देता है, ठीक है, उनके द्वारा कुछ विशेष कार्य किया गया, उनके कार्यों के बारे में पूछ दिया जाता है। आगे देख लीजिए, आगे देखिए मुगल काल, सबसे इंपॉर्टेंट है मुगल काल। तो मुगल काल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मुगल काल के शासक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, राजधानी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रशासन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्थापत्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कला एवं साहित्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और कौन कौन शासक क्या क्या उपाधि धारण किए थे उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हमको लगता है कि अगर आप लोग मध्यकालीन भारत में कर लीजिएगा तो काफ़ी होगा, मतलब एक हद तक आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा ये सब टॉपिक कर लेने से। तो मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ना है, आगे आ जाइए सर, उधर देखिए। मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ना है सर ने आपको बता दिया, ठीक। मुख्य रूप से देखिएगा मध्यकालीन इतिहास जो है वहाँ से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक, 2 से 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम होगा तो 4 क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बना था सल्तनत काल से अगर हम बात करते हैं तो गुलाम वंश से ही उठा लेते हैं, ठीक। तो गुलाम वंश के अंतर्गत पूछा गया था कि कुतुब मीनार के जो द्वार है
पहला वाला इससे पीटी परीक्षा जो हुआ है उससे क्या कहा जाता है, कुतुब मीनार के द्वार को क्या कहा जाता है, जी ठीक। सर। इससे पहले मतलब स्थापत्य से कला क्वेश्चन हमेशा रेगुलर उठाते रहता है, उठाते रहेगा। और हमको लगता है कि इसमें भी गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया और तुगलक, हाँ ये दो चीज फोकस करना आपको, स्थापत्य पे और प्रशासन पे। प्रशासन पर भी ठीक है, प्रशासन पे अलग फोकस अलग करना विभाग पड़ेगा। की स्थापना, जैसे कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था, जैसे तुगलक वंश में आता है तो ये पूछता है, ठीक है। तो ये सब इग्नोर नहीं करना है। और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे ये लिखा है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, बस ये क्रम भी याद रखिएगा ना। तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपको नहीं भी आ रहा है तो कैसे उसमें से क्वेश्चन में से पकड़ कर आंसर निकालना है, मिल जाता है ना, अगर इसका डेट याद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये भी ध्यान में रखना है। और कला साहित्य के बारे में तो पढ़ना ही है कि कौन से बुक लिखा गया है, किसके द्वारा, जैसे बर्नी द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, ठीक, अलग अलग फिरदौसी द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, ये सब पूछता है। प्रशासन के बारे में कि इनका प्रशासन कैसा था, ठीक, सेंट्रलाइज था, मतलब कि केंद्रीकरण था, विकेंद्रीकरण था, उसका विशेषता। ये नहीं पूछेगा कि केंद्रीकरण के बारे में आप बताइए, पूछेगा कि केंद्रीकरण की विशेषता क्या होता है। इल्तुतमिश के आपको शासन हो गया, या आपको तुगलक का या खिलजी का, इक्तदारी व्यवस्था पूछ देगा आपसे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन, व्यवस्था, इक्तदारी व्यवस्था पूछ सकता है, ठीक है। लॉ एवं रक्त नीति पूछ देगा। लॉ एवं रक्त नीति हमको लगता है कि बहुत लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन लॉ और रक्त नीति बहुत, अगर साधारण भाषा में बोल दिया जाए 150 शब्द में लिखने के लिए तो नहीं लिख पाएंगे, जबकि नोट्स नहीं जब तक होगा उन लोगों के पास, ठीक। तो ये सब टॉपिक पर आपको बना लेना होगा, क्योंकि ये आप समझिएगा बड़े बड़े एग्जाम में, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आखिर लॉ और रक्त नीति आया कहाँ से। जो देवीय सिद्धांत आया, राजा के देवीय सिद्धांत बलबन ने सबसे पहले दिखेगा, तो कहाँ से आ गया, तो ये सब आपको समझना होगा। तो ये मुझे लगता है कि इसके बाद आता है आपको सूफी भक्ति आंदोलन, सबसे ज्यादा भक्ति आंदोलन को आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य या बर्मनी साम्राज्य पर, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन रहा है। मुगल काल में तो ये सबसे बड़ा चैप्टर अगर बात किया जाए तो मुगल काल ही हो जाता है। मध्यकालीन इतिहास का सबसे लंबा महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और बड़ा टॉपिक भी है। शासक के बारे में पूछता है कि जैसे गुजरात विजय पर जो आपको अकबर ने कौन से बनाया था, क्या उस समय वहाँ का शासक कौन था, उस समय शासक क्या था, ठीक है, कब अभियान क्या था, कुछ डेट मतलब याद करते करते याद हो जाता है। युद्ध के समय पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखिएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। हम लोग तो कराएंगे ही, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि पढ़ाई करते समय ये सब बात ध्यान में रखिए कि जो टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और वही टॉपिक को आपको क्लियर करके रखना है, ठीक। जैसे कि पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो आपको अवशेष मिला है कौन सी नदी के किनारे मिला है, या पर अभी वो कौन सा जगह है, ठीक। तो ये सब आपको पूछ सकता है। सर अब मेन जो हम लोग बात करते हैं आधुनिक पर आप बात कीजिए कि आधुनिक से लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते हैं क्या? बिल्कुल सर, 8 से 10 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आधुनिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे एक एक समझने की कोशिश कीजिएगा और सब कुछ विस्तृत मतलब समझाने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई टॉपिक है उसका सब टॉपिक भी है तो उसे भी समझाइएगा, बाकी तो एक साथ समझा ही दिया जाएगा। चलिए बताइए। आधुनिक भारत के इतिहास में आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे पहले कौन यूरोपीय कंपनी भारत में आया, ठीक है, उसका क्रम पढ़ना पड़ेगा, उसका प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला गया वो उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसका स्थापना कब किया गया, थोड़ा डेट वगैरह भी याद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आपको मराठा साम्राज्य पढ़ना पड़ेगा। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आपको शासक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, शिवाजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रथम पेशवा वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मराठा साम्राज्य का आपका प्रशासन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मराठा साम्राज्य के प्रशासन से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आगे देखिए, फिर आपको सिख धर्म के उदय के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब उनके गुरु के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गुरु का क्रम भी आपको याद रखना पड़ेगा, और कुछ महत्वपूर्ण गुरु हैं उनके कार्य वगैरह को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, आगे आपको आंग्ल कर्नाटक, आंग्ल मैसूर, आंग्ल सिख, आंग्ल नेपाल और आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसको आपको डेट के साथ याद रखना, मतलब डेट के साथ नहीं, आपको इसका कब ये हुआ था ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये किस गवर्नर के काल में हुआ था, वो आगे भी आपको हम बताएंगे। आगे देखिए, आगे आपको बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, ठीक है, ये कैसे अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया, मतलब प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर बंगाल का गवर्नर, ठीक है, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के वायसराय, उन लोगों का क्रम, उनके महत्वपूर्ण कार्य, इस सब पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, आगे आपको विद्रोह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि विद्रोह मतलब क्या, 1857 का विद्रोह, ठीक है, जनजातीय विद्रोह। अब विद्रोह में क्या, विद्रोह में मेनली आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा विद्रोह कहाँ से हुआ था, उस जगह से उसका नेतृत्व कौन किया था, ठीक है।
उसका नेतृत्व कौन किया था। ठीक है, आगे देखिए, नेतृत्व पर जरूर फोकस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही पूछा जाता है एग्जाम में कि उस जगह से नेतृत्व कौन किया था। और आगे देख लीजिए, आगे आपका किसान आंदोलन और धार्मिक सुधार आंदोलन। किसान आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे खेड़ा वगैरह हो गया। ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन मतलब राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्य समाज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण संगठन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंडिया लीग हो गया, इंडियन एसोसिएशन हो गया, पूना सार्वजनिक सभा हो गया, मतलब और भी संस्था है, संगठन है, जैसे आपका मद्रास महाजन सभा हो गया। तो ये सब महत्वपूर्ण संगठन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका कुछ विशेषता जो होता है, जैसे कि स्थापना कब किया गया था वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और किनके द्वारा किया गया था, और उस संगठन का क्या विशेषता था, ये सब चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, कहाँ किया गया था, अधिवेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, उस अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, और कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन होते हैं और उनके महत्वपूर्ण कार्यों को भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपको स्वदेशी और बंग आंदोलन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, सबसे आगे आपको फिर गांधी युग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, गांधी युग में आपको असहयोग आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना पड़ेगा, गोलमेज सम्मेलन आपको पढ़ना पड़ेगा, सांप्रदायिक अधिनिर्णय आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, 2446 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के बारे में, ये कब आया था। ठीक है, अगस्त 1932 में आया था। ये क्वेश्चन यहाँ से 2446 वाले में पूछा गया था। आगे देखिए, 1937 का चुनाव के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कांग्रेस कितने प्रांतों में सरकार बनाती है। ठीक है, कहाँ से जीत नहीं पाती है, कहाँ हारती है, ये सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि ये कब हुआ था। ठीक है, प्रथम सत्याग्रह किसको बनाया गया था, द्वितीय सत्याग्रह किसको बनाया गया था, तृतीय किसको बनाया गया था, ये सब चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जो भूमिका था, कहाँ कैसे क्या उन लोगों का रोल रहा था, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी जानते हैं आप लोग के आज़ादी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है। तो इनका क्या भूमिका नहीं है, जैसे कि इन्होंने क्या फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। ठीक है, और विदेशों में भी इन्होंने बहुत सारा आज़ाद हिंद फौज का गठन करके मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग किए थे। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आगे देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ना पड़ेगा, देश और विदेश, मतलब जैसे कि आपको काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और विदेश में जैसे कामागाटा मारू घटना, ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसका विशेषता क्या था, ये सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और आगे देखिए दोस्तों, आपको पत्रिका के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पुस्तक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके लेखक कौन है। यहाँ से देखा जाए तो मतलब पीटी में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और आपको मेंस में भी यहाँ से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस सेक्शन को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, आगे आपको कुछ महत्वपूर्ण आयोग, अधिनियम, समिति, जैसे रेलवे कमीशन। ठीक है, ये कब आया था, किसके द्वारा लाया गया था, सिंचाई आयोग कब आया था, किसके कार्यकाल में आया था, विश्वविद्यालय आयोग कब आया था, किसके कार्य में लाया गया था, पुलिस आयोग, हंटर आयोग, ली आयोग, ये सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सर आ जाइए। तो आप देखिए कि मुख्य रूप से जो आपका आधुनिक इतिहास है, भारत में यूरोपीय जो कंपनी है उसके आगमन से लेकर भारत की आज़ादी तक यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि जो इतना टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक को भी सब सेक्शन कर दिया गया है, जैसे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ से क्वेश्चन एक तो बनता ही है, कहाँ से बनता है, तो यहाँ का जो आगमन का डेट पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन आया फिर कौन गए। हाँ, क्रम वगैरह पूछ सकता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो कभी भी नोट्स जो बनाए इसी के अकॉर्डिंग बनाए कि सबसे पहले आगमन हम बना लेते हैं, उसका क्रम बगल में लिख लेंगे, और प्रथम फैक्ट्री लिख लेंगे या कोठी उनका कहाँ था ये देख लेंगे। फिर स्थापना, क्वेश्चन कैसे बदल रहा है
क्वेश्चन ऐसे बदल रहा है कि आप प्रथम फैक्ट्री तो लिख लिए, लेकिन दोनों छोर पर आपको लिखना पड़ेगा। दोनों छोर करने का मतलब कि अगर आपसे सिर्फ पूछ देता है कि अरबियन वाला इधर मतलब पश्चिमी छोर पर, इधर तो पूछ ही सकता है। जी सर। यहाँ पूर्वी छोर दे सकता है कि पूर्वी छोर पर इनका पहला फैक्ट्री कौन था। तो अब इस तरह से क्वेश्चन सेट किया जा रहा है। तो कम से कम ये भी ध्यान रखना है कि लोकेशन से क्या होगा कि एक तो आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, वो कम से कम मैप दिमाग में रहेगा, और अभी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे फिर यह स्थापना हो गया, ये भारतीय कंपनियों का, इनका क्या क्या जैसे शोषण ही किए थे मुख्य रूप से आप देखिएगा तो कैसे अपना नियम बनाए थे उस बारे में भी पढ़ सकते हैं। मराठा के बारे में देखिए, मराठा के बारे में मुझे लगता है कि 2018 में जो हुआ था, ये 18 नहीं 2019 वाला जो मेंस हुआ था 2446 वाला, हाँ, उसमें मराठा से एक उनका युद्ध केस सजाने के लिए दिया था, अरेंज करने के लिए, अरेंज के लिए दिया था कि सारा कुछ पता होगा तो ही आप अरेंज कर पाइएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि शासक पढ़िएगा तो उनका युद्ध तो जरूर पढ़िएगा, और फिर उनका प्रशासन कि सरदेशमुखी क्या है, चौथ क्या है, ये गुरिल्ला पद्धति जो आपको युद्ध करने के लिए अपनाते थे, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और उसमें भी आप देखिएगा कि पहले आपको मंत्रिमंडल जो होता है उनका भी मंत्रिमंडल था, शिवाजी के मंत्रिमंडल के बारे में, अष्टप्रधान वगैरह के बारे में, उस बारे में ये प्रशासन के ही आपको पढ़िएगा, प्रशासन में ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं सिख धर्म का उदय। सिख धर्म से संबंधित जैसे रिसेंट में अगर करंट से टॉपिक चल रहा है, जैसे कि पटना में 10वें गुरु का जन्म हुआ था, और अगर वो करंट वाला टॉपिक या कोई आता है तो वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो इससे भी, ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, हमको लगता है कि आधे घंटे में क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये गुरु का मेन पूछता है कि कौन से गुरु ने अमृतसर की स्थापना किया था, गोल्डन टेम्पल की, कौन से गुरुमुखी लिपि की, ये सब पूछता है। और लास्ट उनके पूछता है कि लास्ट कौन थे, शुरुआत कौन थे। फिर हम बात करें आंग्ल, कर्नाटक, मैसूर और सिख, ये जो है ये क्यों लिखा गया है, लगातार क्यों लिखा गया है, ये आप देखिएगा। नेपाल, अफगान, ये युद्ध क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसके लिए आपके पास अलग से पेज पर नोट्स होना चाहिए, क्योंकि आप आंग्ल कर्नाटक को आंग्ल मैसूर से कंफ्यूजन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको ये कब हुआ था और किसके समय में हुआ था, या कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था, कौन से गवर्नर जनरल उस समय थे या वायसराय थे, याद हो जाएगा। और ये आपको बार बार याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से पीटीबी में और मेंस में आप एकदम सेफ है, एकदम यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, जैसे कि सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, फिर आप देखिएगा कि एक आपको ये भी होता है, संधि होता है, इलाहाबाद की फर्स्ट संधि, सेकंड संधि होता है। तो ये सब के बारे में आप पढ़िएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, इसे आप छोटा मत समझिएगा, ठीक, क्योंकि ये लिख दिया गया है कि इसके परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा, बंगाल के आपको अंग्रेजों का अधिकार से शुरुआत कीजिएगा, लेकिन इसे आप छोटा नहीं समझ सकते। पहले नंबर तो बंगाल के गवर्नर, जी सर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, कुछ महत्वपूर्ण वायसराय, गवर्नर, उनका काम, उनका कुछ विशेषता। हमको लगता है कि 4-5 पेज में तो अगर ये टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा तो ये तो ऑलरेडी जाता है, क्योंकि इस कभी पूछ देता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध ये अब इतना समय हुआ था, तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। ये सब एक दूसरे से लिंक है। ये वाला इसलिए कहा गया है कि आप रिवीजन सही से कर पाए ये वाला टॉपिक को, ये सब पढ़िएगा तो एक दूसरे से लिंक है, और समय अंतराल पर दिमाग में उठा कर रखिएगा। क्योंकि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, समय पढ़े हुए हैं, और उस समय का शासक नहीं पढ़े हुए हैं, या उस समय के शासक कहने का मतलब गवर्नर जनरल नहीं पढ़ रहे हैं, वायसराय नहीं पढ़े हैं, तो फिर वो क्वेश्चन आपसे गलत होने की पूरी संभावना हो जाता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं विद्रोह। 1857 के विद्रोह के लिए अलग से आपके पास नोट्स होना चाहिए, छोटा ही कंसाइज नोट्स होना चाहिए एक पेज में, क्योंकि यहाँ से पूछ देता है कि कौन से शासक मुख्यतः कहाँ से भाग लिए थे, कहाँ से भाग लिए थे, और वहाँ से कौन अंग्रेज नेतृत्व किया था। तो ये पूछ सकता है। जनजाति विद्रोह से कभी आप देखिएगा मेंस पीटी दोनों में क्वेश्चन पूछता है, तो जनजाति विद्रोह से बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का डालता है, तो ये बीपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है, ठीक। और कहाँ से नेतृत्व किया गया था और कौन नेतृत्व करता थे, और उस क्षेत्र का नाम आपसे पूछ सकता है। जैसे बिहार से कौन आंदोलन हुआ, बंगाल से कौन हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र से कौन हुआ, ठीक है, राजस्थान से कौन हुआ, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। किसान वाला आंदोलन आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। किसान वाला आंदोलन में आप देखिएगा बिहार में भी बहुत शाहजहां का नाम आता है, तो ये सब आपको अच्छे से नोट्स बनाना होगा। धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन तो रहता है, एकदम श्योर है कि रहेगा। सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, ये जो है आर्य समाज के बारे में, ये तो राजा संगठन तो भी किया इसमें, लेकिन यहाँ से भी आपको आता है आपको कि विधवा पुनर्विवाह के बारे में, या आपको ठगी प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, ये सब आपको जो होता है यहाँ से ही आपको पढ़ने को मिलेगा। धार्मिक सुधार में जिसमें आपको राजा राममोहन राय के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, ये सब यहाँ से आप पढ़िएगा। और इसी का एक सब टॉपिक आप देखिएगा इसका, धार्मिक सुधार का, ये महत्वपूर्ण संगठन, क्योंकि महत्वपूर्ण संगठन बना ही गए थे कि आपको सुधार किया जाए समाज में, ठीक। तो इसमें इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ये सब तो आप समझिए कि धार्मिक सुधार का अगला चरण था। ये फर्स्ट चरण में आप पढ़िएगा
तो आर्य सभा की स्थापना होता है जी सर। ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना होता है जी सर। ये सब जो रामकृष्ण मिशन हो गया, ये सब प्राइमरी था। उसके बाद ये जो राजनीतिक अधिकार के तहत इन सब का स्थापना किया जाता है जी सर। कि कुछ मतलब इंडिया लिख के कि हम लोग का राजनीतिक अधिकार आगे आ जाइए, राजनीतिक अधिकार मिल जाए कि हम लोग अपना जो बात है अंग्रेजों के सामने पहुंचा पाए ठीक। तो फिर ये मिला था इंडिया एसोसिएशन हुआ, पूना सार्वजनिक सभा हुआ, ये सब कुछ आपको इसमें उत्थान के लिए सामाजिक जो बदलाव ये मतलब ये कब इसका स्थापना हुआ था, किनके द्वारा किया गया था और इस संस्था का क्या विशेषता था। हम फिर आते हैं भारत के राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन इसे कंसाइज नोट बनाया जा सकता है कि स्थापना कब हुआ, अधिवेशन इसके महत्वपूर्ण जैसे कि हमको कराची अधिवेशन के बारे में पीटी जब पढ़ा हुआ बिल्कुल। अब कराची अधिवेशन कब हुआ था, जिसके इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, इसका महत्वपूर्ण काम क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में ठीक है। जैसे कराची आपको पता होना चाहिए कि कराची अधिवेशन में 1931 में ही क्या सर्वप्रथम मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया था। ये सब महत्वपूर्ण, ये सब महत्वपूर्ण बात ये सब जो है ना, ये आप समझिएगा कि हम तो बस 1931 को बताएं, 1924 हुआ, 1925 हुआ, 1929 हुआ, 1937 हुआ, 38, 39, 40 तो चारों महत्वपूर्ण है ठीक है जी सर। तो ऐसे कर जो है और महत्वपूर्ण उनके द्वारा कार्य जो है यहाँ से देख लीजिए कि महत्वपूर्ण उनके उस अधिवेशन का क्या महत्वपूर्ण कार्य है, ये भी यहाँ से देखना होगा। और ये जो है स्वदेशी आंदोलन और भंग आंदोलन जो है, ये इसको हम लोग बंगाल विभाजन आंदोलन भी बोल सकते हैं सर, यही ठीक है। ये कब हुआ था, ठीक है, ये किसका इसका नेतृत्व कौन किया था, तो अंग्रेजी सरकार इसको दबाने के लिए क्या कदम उठाया गया था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं भंग आंदोलन ही समझिए कि कांग्रेस के दो फाड़ करने में भी 1907 में जो हुआ था बिल्कुल महत्वपूर्ण, क्योंकि उग्रवादी दल और नरम दल और गरम दल जो अपना योजना के तहत बिल्कुल। फिर मेन आ जाते हैं हम लोग किस पर, तो गांधी युग आप देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन, भंग आंदोलन, यहाँ पर मुस्लिम लीग की भी स्थापना आप कर सकते हैं बिल्कुल सर, कि वहां से भी उनका आंदोलन शुरुआत हो जाता है। तो गांधी युग में आप देखिएगा कि गांधी जी का 1915 में आगमन होता है, तो वो जरूरी नहीं कि 1915 से ही हम लोग पढ़ेंगे, गांधी जी इससे पहले कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, कैसे उनको आपत्तिजनक व्यवहार किया गया, वहां पर स्टेशन को उतार दिया गया, मारी स्टेशन पर, और फिर अफ्रीका में कैसे उनको मिला सहायता लोगों का, और वहां से जब सहायता, जैसे कि आप लोग के दिमाग में आता होगा कि राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कैसे बन गए महात्मा गांधी का, तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को सहयोग किए होंगे या साउथ अफ्रीका में जाकर मिले होंगे वहां पर, ये सब दिमाग में आपको डाला जाएगा, बहुत सिंपल तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि एक ही बार में इतिहास आपके दिमाग में यहाँ जाकर आ जाएगा ठीक। तो ये असहयोग आंदोलन क्या होता है, सबने आज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक अधिनियम और पूना पैक्ट फिर हुआ था, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में कौन कराए थे, 1937 के चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की क्या भूमिका थी और उन्होंने कितना सीट जीता था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरुआत किया गया था, किस उद्देश्य 1940 में शुरुआत किया गया था, प्रथम सत्याग्रह, द्वितीय सत्याग्रह, इसका क्या परिणाम निकला, और साथ में भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग कहिएगा कि ये इस तरह से बताया जा रहा है जैसे कि बीपीएससी का टॉपिक बताया जा रहा है। मैं यहाँ बता दूं, बीपीएससी के मेंस में अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप रखिए ठीक। बीपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट पेपर आपको जानते हैं इतिहास का क्वेश्चन आता है, वहां से एक क्वेश्चन यहाँ से रखिए। तो ये इसलिए क्योंकि उस लेवल की तैयारी किया गया है, तो इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा के पीटी और मेंस में बनना एकदम तय है, इसमें आपको कोई दुविधा नहीं है ठीक। फिर सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, इसके बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कौन से जो है कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे, फिर उन्होंने जैसे 39 में और उन्होंने अपना एक संगठन भी बनाया था, कब बनाया था, उस फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या भूमिका रहा, और फिर कैसे ये भारत से निकल कर चले जाते हैं तो फिर बाहर आजाद हिंद फौज में मिल जाते हैं, कमांडर बनाए जाते हैं उसके, तो ये सभी आपको पढ़ना है ठीक। फिर हम बात करते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन और देश और विदेश में। अब यहाँ पर ये देखिए, ये सब आपको जानते हैं, यही सब आपको लिंक जोड़ता है कोई भी टॉपिक का। देश के लिए अलग से क्रांतिकारी जैसे आंदोलन जो हुए थे, जैसे आपका काकोरी षड्यंत्र, हाँ, काकोरी षड्यंत्र देखिए, जैसे आपका देखिएगा चटगांव सत्याग्रह, हाँ, ठीक है, तो ये सब आपको देश में जोड़ सकते हैं। उस तरह से विदेशों में भी कुछ चलाया गया था, जैसे आपका कामागाटू मारू घटना, और क्रांतिकारी में ही नौजवान सभा के आपका आएगा, अलग अलग जो सभा बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग आपको जो उग्रवादी दल के या गरम दल के बिल्कुल नेता थे वो ये काम करते थे, तो ये सब भी आपको पढ़ने को मिलेगा, इसी में आपको मिलेगा। और विदेशी में तो आप जानते हैं कि ये अलग अलग टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक जो हो जाता है वो आ जाता है ठीक। जैसे मैडम भिखा सिकामा ने आप देखिएगा वहां पर स्टुटगार्ट जो है जर्मनी के 1907 में, हाँ, वो बीपीएससी में क्वेश्चन आया था इस बार का, बिल्कुल सर। तो ऐसे आपको देता है। पत्रिका और पुस्तक के लेखक दे देगा, यहाँ से तो समझिए कि एक क्वेश्चन मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आना था पीटी और मेंस दोनों में ठीक। और ज्यादातर देखिएगा जो पत्रिका और पुस्तक होते हैं
ये मुझे लगता है 1857 के बाद वाला ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि महात्मा गांधी का पूछ देगा, जयप्रकाश नारायण का पूछ देगा, CR दास का पूछ देगा, यही सब ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का पूछ देगा, और कुछ यहाँ से पूछता है सामाजिक धार्मिक आंदोलन वाले, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने क्या वो वहाँ से पूछ देगा, ठीक है, दयाराम सरस्वती का पूछ देगा, ये सब पूछता है। फिर महत्वपूर्ण आयोग, अंग्रेजों ने क्यों महत्वपूर्ण आयोग बनाया, इस बारे में सर ने बताया कि महत्वपूर्ण आयोग में रेलवे, सिंचाई, विश्वविद्यालय, पुलिस, अंतर कमीशन, ये सब पाला। वही अनुसूचित समिति भी जोड़ सकते हैं आप, हाँ। ठीक है, अभिनव भारत समिति जो तो सब बनाया गया था, उस सबको भी आप लोग जोड़ सकते हैं। वो सब जोड़ सकते हैं। फिर आता है अधिनियम। अधिनियम में 1773 का जो एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, वहां से लेके लास्ट तक जो आता है, जैसे कैबिनेट मिशन आता है, वहां तक आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बीच में आप देखिएगा कि इस बार के बिहार दरोगा में 1913 के पूछा था ना, 1813 वाला, 1813 वाला पूछा था कि पूछा था, 1813 व्यापार वाला कैसे। हाँ, जी सर। तो ऐसे अगर जब तक आपको नहीं पता होगा अधिनियम के बारे में, तो आप अधिनियम को 2 चीज में डाल सकते हैं। एक तो संवैधानिक इतिहास के बारे में, तो वो संविधान में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि वहां पर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतिहास में ही इसे कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इतिहास का ही मुख्य रूप से इसे चैप्टर बनाया गया है। क्योंकि संविधान कहने का मतलब कि संविधान के बारे में मुख्य रूप से हम जान रहे हैं। बिल्कुल सर। तो अधिनियम से लिया गया विशेषता, लेकिन ज्यादातर 1935 का अधिनियम और उससे पहले वाला भी थोड़ा बहुत लिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसे इतिहास में ही पढ़ना आपके लिए सबसे उपयोगी होगा। अधिनियम के बारे में कुछ समिति भी बनाया गया था, समिति के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। हंटर आयोग, ली आयोग, ये सब जो है ये महत्वपूर्ण आयोग है। तो मुझे लगता है सर ये इनफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ से तो ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको मतलब यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, और आगे भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और जो बुक बताया गया है आपको, वही बुक देखिए, मैं बुक दिखाता हूँ, लोग पूछते हैं ये सब पकड़िए। तो ये बुक बारे, ये बुक है कौन, इसी बुक के बारे में जो लास्ट में बुक दिखाए थे, ये देख लीजिए। ये जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, सर पकड़िए, आप भी ऐसे पकड़िए। ये जो बुक है हम लोग का सबसे ट्रस्ट जो होता है इसी बुक पर है, क्योंकि इसमें आप इतिहास भी पढ़िएगा तो एकदम बेहतरीन तरीका से, देखिए सर एकदम बेहतरीन तरीका से आपको मिलेगा। आप भूगोल भी मिलेगा आपको, और आपको राजनीतिक विज्ञान मतलब कि संविधान भी यहाँ से मिल सकता है, साइंस भी आपको उस लेवल का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये है आपको सामान्य अध्ययन विशेष, आपको वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस वर्कबुक, यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रैक्टिस वर्कबुक, संघ तथा राज्य सिविल सेवा हेतु। यहाँ पर पीसीएस और आईएएस के क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग पीसीएस के, जो कि आपके दरोगा के लिए सबसे उपयोगी है, क्योंकि दरोगा का क्वेश्चन वहीं से उठाया जाता है, ठीक। और यहाँ से अगर इतिहास आप पढ़ लेते हैं, ये जितना टॉपिक दिया हुआ है यहाँ से आपको क्यूज के माध्यम से या आपको टॉपिक के इतिहास में और संविधान में आपको मतलब बुक ये बाइबल है, बाइबल है। मतलब लगता है कि दरोगा बनना है तो इसे तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन में एक एक क्वेश्चन आपकी जुबान पर होना चाहिए, ठीक। अगर ऐसा तैयारी आपके पास हो जा रहा है इतिहास का, तो मुझे लगता है इतिहास के भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है। तो ये बुक है आपको परीक्षावाड़ी है, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं, और कहीं भी मिल जाएगा ये बुक। मतलब हम इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं यूपीएससी के लिए भी और दरोगा के लिए, इसलिए हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आकाश आप लोग के पास भी होगा तो इसका क्वेश्चन का लेवल जब देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक। और मुझे लगता है कि इस बार के दरोगा का अच्छा खासा क्वेश्चन इसी में से आ गए हैं यूपीएससी का भी। तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। और भी सब्जेक्ट के ऊपर बताइए कि अगले सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, आप लोग की डिमांड के ऊपर ही चलेगा। और ये सभी टॉपिक हम लोग खत्म भी कराएंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, लेकिन अभी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बता दिया जाता है, जिससे आपको भी समझ में आ जाए क्या पढ़ना है। तो अगले सब्जेक्ट के बताइए कौन सा सब्जेक्ट पर टॉपिक बनाया जाए, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग कुछ अब कहना चाहते हैं? धन्यवाद दोस्तों। चलिए धन्यवाद।